बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 18 लेक्चर कवर करेंगे इंशाल्लाह। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग 1947 टू 56। 56 में हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया था, तो ये 8-9 साल जो लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए लगे थे। जैसे हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और कमेटीज़ बनी, पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई, फिर कमेटीज़ बनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने लगे हैं कि ये कैसे बना फाइनली। ये डेफिनेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बेसिक डॉक्यूमेंट इन द हैंडलिंग ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स। मतलब जो कंट्री के डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, जो आम मामलात होते हैं कंट्री के, वो सारे हैंडल किससे होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, बुनियादी डॉक्यूमेंट है जो सारे मसाइल को हैंडल करता है। इट सेट्स आउट द फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस एंड एक्सरसाइज ऑफ पावर। क्या करता है कि फ्रेमवर्क और गवर्नेंस जो होती है, जो सारे का सारे इंतजाम होता है, उसका एक बुनियादी ढांचा है। मतलब इसका ये है कि ये बताता है कि प्राइम मिनिस्टर कितना होगा, प्रेसिडेंट होगा, मिनिस्टर्स कितने होंगे, असेंबली में कौन लोग होंगे, असेंबली कौन कौन सी होगी। ये सारा का सारा फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है गवर्नेंस का। एंड एक्सरसाइज पावर, और पावर भी इसी के जरिए एक्सरसाइज होती है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी गई है वही पावर एक्सरसाइज करता है, चाहे वो पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, कोई मिनिस्टर हो या कोई भी हो, वो इन पावर से एक्सीड नहीं कर सकता। It gives guiding lines of relationships among the federating units। फेडरेटिंग यूनिट्स अब कौन से होते हैं? जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जैसे प्रोविंसेस हैं, इनको सूबे भी कहते हैं, इनको फेडरेटिंग यूनिट्स भी कहते हैं। इनके दरमियान रिलेशन लगता है और गाइडिंग लाइन रखता है। मतलब जाहिर है ये एक मुल्क के सारे के सूबे हैं, इनको इकट्ठा रखना है, इनके दरमियान ताल्लुक रखना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन रखता है, क्योंकि सारे के सारे सूबे एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। लॉ मेकिंग इज ऑलवेज विद इन इट्स लिमिट्स। और जो कानून बनता है, कोई भी नया कानून बनेगा, वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा, इसके हदूद के मुताबिक होगा, इसकी लिमिट से बियॉन्ड नहीं होगा। द मॉडिफाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बिकेम द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये इंपॉर्टेंट भी है कि इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था पाकिस्तान का? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। The Constituent Assembly was given the task of framing the Constitution। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना था, बनाना था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड ऑन अगस्त 11 1947 एट कराची। आगे 17 लेक्चर में हमने सारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिस्कस किया, 6 मेजर इश्यूज डिस्कस किया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन बनाने की जो स्टेजेस सी, किन स्टेजेस से गुजर के फाइनली 56 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो हम स्टेजेस इंशाल्लाह इस लेक्चर में कवर करेंगे। द प्रोसेस बिगन विद द पासिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन विच द इस्लामिक एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज वर अडॉप्टेड एज ग्राउंड्स फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने पढ़ा है 16 लेक्चर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हमें पता है कि प्रोसेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, करारदाद मकासद से शुरू हुआ था, जिसमें क्या था? इस्लामिक गाइडलाइंस दी गई थी और वैल्यूज दी गई थी कि इन वैल्यूज के मुताबिक इन ग्राउंड पे जो हमारा फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस करेगा। द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 24 मेंबर्स वाज मेड टू वर्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन पास। बीपीसी बनी थी, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई थी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। द वेरियस सब कमेटीज ऑन फेडरल एंड प्रोविंशियल पावर्स, फ्रेंचाइज, जुडिशरी एंड फंडामेंटल राइट्स स्टार्टेड वर्किंग। और भी कमेटीज पर फेडरल एंड प्रोविंशियल पावर्स, मतलब फेडरल लेवल पे कमेटीज बनी थी, मरकजी लेवल पे, और प्रोविंशियल लेवल पे भी थी, हर सूबे की अपनी अपनी कमेटीज भी थी। वो कौन सी थी? जुडिशरी के लिहाज से थी, फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूकों के हवाले से उन्होंने भी अपने काम शुरू कर दिए थे। बोर्ड ऑफ तालीमात इस्लामिया वाज आल्सो सेटअप टू सीक एडवाइस ऑन द रिलीजियस मैटर। जब हमने पिछले में पढ़ा था कि ये एक प्रॉब्लम आ रहा था कि जो कौन बताएगा कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आप लॉ बना रहे हैं, वो एज पर इस्लाम है, मतलब अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम है। वो बोर्ड ऑफ तालीमात इस्लाम बनाया था जो बता रहा था ये सब। फर्स्ट बीबीसी रिपोर्ट 1950 ये हमने पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, लेकिन वो सिर्फ ना एक ओवरकम व्यू था। ये अब हम इधर इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू बी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये हमें पता है कि जो बुनियादी प्रिंसिपल थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थे। ये बार बार बात आ रही है, इसको आपने ज़रूर मेमोराइज करना है। अब लेजिस्लेचर कानून साजी, कानून बनाने वाली, जिसने कानून बनाना था। टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के अवान के 2 हाउसेज होंगे, अपर हाउस, लोअर हाउस, हाउस ऑफ यूनिट्स, हाउस ऑफ पीपल। अभी भी जैसे हमारे 2 हाउस हैं, एक नेशनल असेंबली और कैबिनेट, ये भी उसी पे बेस करता था। 1980 था 56 का भी कॉन्स्टिट्यूशन के 2 हाउसेज थे लेजिस्लेशन के, पार्लियामेंट के, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। इसको हाउस ऑफ यूनिट्स इसलिए कहते थे क्योंकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर द यूनिट्स, तमाम यूनिट्स के लिए। पता है आपको 4 यूनिट्स थे वेस्ट पाकिस्तान के, ईस्ट पाकिस्तान का 1 यूनिट था, बंगाल जो था। ये 5 यूनिट्स थे, इन सबकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक जितने लोग इन सब में से लेने थे।
लोअर हाउस में क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से, कि जिस सूबे की जिस यूनिट की जितनी ज़्यादा आबादी है उतने ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स, उतने ज़्यादा लोग वहाँ से लिए जाएंगे। किसके लिए? पार्लियामेंट के लिए, ऐवान के लिए। बोथ द हाउसेज वुड इंजॉय द इक्वल पास, दोनों हाउसेज की, अपर हाउस लोअर हाउस, पूरे पार्लियामेंट की पास जो थी वो इक्वल थी। द हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड बाय ज्वाइंट सेशन वुड बी फॉर 5 ईयर। अब ज्वाइंट सेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर इसको कर लेते हैं इसका ओवरव्यू। ज्वाइंट सेशन ये होता है कि अब ये जैसे पार्लियामेंट के ये हाउसेज हैं, लोअर और अपर हाउस, नेशनल असेंबली और कैबिनेट, इनको अब कहते हैं, उस अपर और लोअर हाउस भी इनको कहा जाता है। अब इनका सेशन होता है, जो इजलास होता है, नेशनल असेंबली का इजलास हो गया या कैबिनेट का, इन दोनों का जो इकट्ठा इजलास होता है उसको कहते हैं ज्वाइंट सेशन। अब जो हेड ऑफ स्टेट है वो ज्वाइंट सेशन में होगा इलेक्ट, मतलब दोनों का इकट्ठा इजलास होगा, उसमें उसमें सेलेक्ट होगा कि हेड ऑफ स्टेट कौन है, फॉर 5 ईयर, और ये 5 साल के लिए, द 2 टर्म्स ओनली। इसका ये मतलब है कि अगर एक बंदा हेड ऑफ स्टेट रहा फॉर 5 ईयर्स और अब 5 ईयर के बाद ज़ाहिर फिर से इलेक्ट होना हेड ऑफ स्टेट, तो अब दोबारा ज्वाइंट सेशन होगा, उसमें भी अगर वो हो जाता है हेड ऑफ स्टेट तो ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार 5 साल और 2 बार, मतलब 2 बार सिर्फ वो हो सकता है। अब तीसरी बार भी हो जाए, चौथी बार, ऐसा नहीं होगा। 2 टर्म्स ओनली, ये इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ 2 बार, 2 टर्म्स के लिए, 2 टर्म्स 2 बार के लिए, 5 साल एक बार, 5 साल एक बार, मतलब कंसेक्टिवली 2 बार एक बंदा हेड ऑफ स्टेट रह सकता है। प्रेसिडेंट हैड डाइसेक्शनरी एंड इमरजेंसी अपॉइंटमेंट एंड अदर पावर्स। डाइसेक्शनरी का मतलब होता है उसकी अपनी जो पावर्स हैं अलहदा सबसे, और इमरजेंसी पावर्स भी अपॉइंटमेंट उसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास। इमरजेंसी पावर्स मतलब अभी किसी सूबे में कोई इमरजेंसी नाफिज करनी है या कोई मसला बन गया, ये सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती हैं, सदर के पास। प्रेसिडेंट वाज नॉट आंसरेबल टू एनीवन, ये मेन पॉइंट है फर्स्ट बीपीसी रिपोर्ट का, जिसने इसको फेल किया था कि वो किसी को जवाबदेही नहीं है। भाई अब ऐसे क्यों हो वो जवाब? इस्लामी हुकूमत में तो ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि वो तो एक अल्लाह ताला का नुमाइंदा होता है जो अल्लाह ताला की इमानत को, मुकद्दस इमानत के तौर पर उसको यूज़ करता है अपनी पास को। लेकिन अगर वो किसी को आंसरेबल नहीं है, किसी को जवाबदेही नहीं है, तो फिर तो वो अच्छा वहाँ राज करेगा और इस्लाम, इंसानी हुकूक का और इस्लाम के असूलों के पर अमल तो नहीं ना हो सकेगा। माइट बी अ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, ये भी एक लैक था इसका फर्स्ट बीपीसी रिपोर्ट का, कि मुस्लिम भी हो सकता है वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। would be assisted by the prime minister and was given the power to abrogate, would be assisted by the prime minister and cabinet that would be answerable to सी ए मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। अब इसका ये मतलब है कि जो प्रेसिडेंट है मुस्लिम और नॉन मुस्लिम होगा, एक तो वो किसी को आंसरेबल नहीं होगा, और वो जो होगा उसको कौन मदद करेगा? प्राइम मिनिस्टर मदद करेगा, और उसकी कैबिनेट जो है वो मदद करेगी प्रेसिडेंट की। वुड बी आंसरेबल टू द सी ए। अब ये दोनों प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ये आंसरेबल होंगे, ये जवाबदा होंगे, जबकि प्रेसिडेंट जवाबदा नहीं होगा। पार्लियामेंट में इम्पीच हिम बाय 2/3 मेजोरिटी। इम्पीच का मतलब होता है बरतरफ करना, उसको फेल कर देना, उसको उसके ओहदे से हटा देना, उतार देना। 2/3 मेजोरिटी से, मतलब 2/3 अक्सरियत से उसको इम्पीच किया जा सकता है, उसको बरतरफ किया जा सकता था। ही वॉज गिवन द पावर टू एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ओए होए, ये तो सबसे बड़ा जुल्म है। एब्रोगेट कॉन्स्टिट्यूशन का आपको पता है मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक आइन है, एक मतलब होली बुक है, एक लॉ है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर तो कोई स्टेट कोई कंट्री चल ही नहीं ना सकता। अब ये प्रेसिडेंट को पावर दे गई थी एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ सकता है, खत्म कर सकता है, इतनी ज्यादा पावर उसे दे गई थी। तो ये तो फिर इसीलिए ये फेल हुई थी फर्स्ट बीपीसी रिपोर्ट। मतलब एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के उसके सामने कुछ वक़्त ही नहीं है, वो जब चाहे उसको तोड़ सकता है, एब्रोगेट कर सकता है जैसे चाहे, ये कर सकता था प्रेसिडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल टू द बोथ हाउसेज। कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल टू द बोथ हाउसेज। कैबिनेट जो थी प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट जो हमने ऊपर पढ़ी है, उसके अलावा जो कि शूरा काबीना प्राइम मिनिस्टर की, वो रिस्पॉन्सिबल टू द बोथ हाउसेज, मतलब वो जिम्मेदार थी दोनों हाउसेज की। अब हाउस एक अपर हाउस और लोअर हाउस, मगर अगर वो कोई गलत फैसला करते हैं तो उनका रिस्पॉन्सिबल कौन था? कैबिनेट। नो मेंशन ऑफ नेशनल लैंग्वेज, और नेशनल लैंग्वेज भी मेंशन नहीं थी फर्स्ट बीपीसी रिपोर्ट में, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब क्रिटिसिज्म, इस पर तनकीद क्या होती है फर्स्ट बीपीसी रिपोर्ट पे? द रिपोर्ट वाज फेयरली क्रिटिसाइज थ्रू द कंट्री। पूरे के पूरे मुल्क में इसको मुकम्मल तौर पे बहुत शिद्दत से इसको तनकीद किया गया था। इट कुड नॉट सेटिस्फाई बोथ द विंग्स ईस्ट एंड वेस्ट। द रिलीजियस ग्रुप ऑब्जेक्टेड दैट द रिपोर्ट कॉन्टेन नथिंग अबाउट इस्लामाइजेशन, कि इसमें कोई भी इस्लाम की तो बात ही नहीं है। उल्टा ये कह दिया गया कि सदर मुस्लिम नॉन मुस्लिम कोई भी हो सकता है। जो रिलीजियस मजहबी ग्रुप थे उन्होंने कहा था कि ये तो बात ही नहीं है इसमें इस्लाम की। ऑन द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन था ये ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन। द ईस्ट पाकिस्तान प्रोटेस्टेड दैट देयर मेजोरिटी हैड बीन डिनाइड बाय द रिपोर्ट। अब ईस्ट पाकिस्तान में क्योंकि ज़्यादा लोग थे, उसकी तादाद ज़्यादा थी, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, उन्होंने कहा कि उनकी मेजोरिटी, उनकी अक्सरियत जो है वो रिपोर्ट उसका इनकार कर रही है।
मतलब जब इक्वल रिप्रेजेंटेशन जब होगी तो फिर ज़ाहिर है वो तो ज़्यादा लोग हैं तो कम के भी इक्वल उतने ही लोग होंगे और ज़्यादा के भी उतने ही लोग होंगे, फिर उनकी मेजोरिटी डिनाइड हो रही है रिपोर्ट में। दे रिमार्क दैट दे वर थ्रोन इन टू अ परमानेंट माइनॉरिटी। ओहो, वो कह रहे थे कि उनको एक मुस्तकिल माइनॉरिटी में, मुस्तकिल अकलियत में धकेल दिया गया है। The population of East Pakistan was slightly larger than that of the West Pakistan। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो ईस्ट पाकिस्तान था उसकी पॉपुलेशन, उसकी आबादी वेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा थी, बट इट वाज ट्रीटेड as the small provinces because both the houses were given equal powers, so the domination of West Pakistan was intolerable for the East Wing। इसका ये मतलब है कि दोनों हाउस इक्वली ट्रीट हो रहे थे ना। स्मॉल प्रोविंस मतलब जो छोटे सूबे थे, जैसे कि सिंध ले लें, बलूचिस्तान, इनकी आबादी तो बहुत कम थी वह ईस्ट पाकिस्तान की आबादी से। अब ये भी वैसे ही इक्वली ट्रीट, मतलब सब दोनों के साथ बराबरी का सलूक हो रहा था, इसलिए उनको तो फिर प्रॉब्लम थी। और वो ये कह रहे थे कि डोमिनेशन है, गालब है हम पे, वेस्ट पाकिस्तान जो है वो उसका ज़्यादा गलबा है हम पे, मतलब ज़ाहिर है उसके भी ज़्यादा लोग लिए जा रहे हैं, हमारे भी, हम तो ज़्यादा है, हमारे तो बनते हैं, लेकिन वो कम लोगों के भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये इनटॉलरेबल है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है हमारे लिए। The language issue proved subversive to the national solidarity। जो कौमी इत्तेहाद था, कौमी अमन था, कौमी यकजानियत थी, उसके लिए लैंग्वेज इशू ने भी मसला खड़ा कर दिया। द ईस्टर्न पाकिस्तानीज कंडेम द प्रपोजल दैट मेड उर्दू एज ऑफिशियल लैंग्वेज। अब मशरकी पाकिस्तान थे, वो चूँकि बगाल था, वहाँ बगाली बोली जाती थी, उन्होंने इस पर तनकीद की कि उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों बनाया जाए। सेकंड बीपीसी रिपोर्ट 1952 में आई। इसमें अब इनके दोनों के अपने मेन जो डिफरेंस है ना, उनको ज़रूर मेमोराइज करना है। हेड ऑफ स्टेट वुड बी मुस्लिम एंड नो चेंज इन पास। अब उसमें ये था मुस्लिम नॉन मुस्लिम कोई भी हो सकता है, इसमें था हेड ऑफ स्टेट मुस्लिम होगा। इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, ये भी उसमें भी ऐसे था। अपर हाउस में 60 मेंबर्स होंगे, 60 ईस्ट पाकिस्तान से के 60 वेस्ट पाकिस्तान के, 120 टोटल मेंबर होंगे अपर हाउस के। और लोअर हाउस के 200 400 मेंबर्स होंगे टोटल दोनों विंग्स में से। मोर पावर्स वर गिवन टू लोअर हाउस, कैबिनेट वाज मेड रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस। अब लोअर हाउस क्योंकि उसके मेंबर्स भी ज़्यादा 400, इसलिए उसको मोर पावर्स दी गई थी। और जो अपर हाउस कैबिनेट को, अपर हाउस को कैबिनेट भी कहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होगी किसको, लोअर हाउस को जवाबदेह होगी। इट वॉज प्रोमिस दैट लॉ मेकिंग वुड बी इन अकॉर्डेंस विद इस्लाम। अब ये वादा भी इधर कर लिया गया था कि जो कानून साजी है वो इस्लाम के मुताबिक होगी। नो लॉ वुड बी मेड इन वायलेशन ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल, इस्लामी असूलों के खिलाफ कोई भी लॉ नहीं बनाया जाएगा। एडवाइजरी बोर्ड ऑफ 5 इस्लामिक स्कॉलर वाज फाउंडिंग। इसमें एडवाइजरी बोर्ड मतलब एक नसीहत करने वाला बोर्ड बना उलमा कराम का, 5 इस्लामिक स्कॉलर का, 5 उलमा कराम का। 6 पॉइंट है साइलेंट ऑन नेशनल लैंग्वेज। अब सेकंड बीपीसी रिपोर्ट ये भी नेशनल लैंग्वेज पे साइलेंट थी, ये भी इसका बड़ा फलाव था एक। अब क्रिटिसिज्म इस पे भी हुआ। द पॉलिटिशियंस पर्टिकुलरली फ्रॉम द पंजाब डिप्लोर द रिपोर्ट बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ अपर हाउस ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाज नॉट एक्सेप्टेबल। अब वो कह रहे थे कि बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे अपर हाउस की फॉर्मेशन जो कि कैबिनेट है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हमें कबूल नहीं है। क्यों बोला? क्योंकि उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। अब आपको होप से समझ आ गया होगा, हम बहुत बार इसको रिपीट कर चुके हैं। इसका ये मतलब है कि सारे सूबों में से, सारे यूनिट में से बराबर लोग लिए जाएंगे। अब वो तो ये कह रहे थे कि हमारी तो आबादी ज़्यादा है, तो हमारे भी उतने लोग जिनकी आबादी कम है उतनी उनकी भी उतनी रिप्रेजेंटेशन होगी, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमें। इट वॉज डिक्लेयर्ड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन। फेडरेशन जो एक मरकजी फेडरेशन भी हमने पीछे पढ़ा है, उसके भी प्रिंसिपल के ये खिलाफ था। द वेस्ट पाकिस्तान फेवर्ड इक्वालिटी ओनली फॉर अपर हाउस। अब वेस्ट पाकिस्तान ने सिर्फ अपर हाउस पे इक्वालिटी की फेवर की। वेस्ट पाकिस्तान जो मगरबी पाकिस्तान हमारे वाला था, क्योंकि उसके अपने 4 सूबे थे, उनमें से बराबर बंदे लेने थे। उसके एक सूबे में से उतने लोग लेने थे, उतने यूनिट जितने उसके बंगाल के, ईस्ट पाकिस्तान के टोटल में से लेने थे, तो उसने उसको सिर्फ फेवर किया क्योंकि उसके फ़ायदे के लिए था। द पॉलिटिकल क्राइसिस रिमूव्ड प्राइम मिनिस्टर निज़ामुद्दीन एंड अटेंशन डाइवर्टेड फ्रॉम द कोर इशू। अब उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे ख्वाजा निज़ामुद्दीन, उनको भी रिमूव कर दिया गया पॉलिटिकल क्राइसिस, सियासी मसाइल की वजह से। और फिर क्या हुआ? अटेंशन डाइवर्टेड फ्रॉम द कोर इशू। अब कोर इशू से फिर अटेंशन, कोर इशू क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो इशू चल रहा था वो कोर इशू था, उससे भी अटेंशन डाइवर्ट होगी, उससे तवज्जो हट गई। अब क्योंकि सियासी क्राइसिस शुरू हो गए थे, प्राइम मिनिस्टर हट गया और फिर ये वो मसले बन गए। थर्ड रिपोर्ट मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला अक्टूबर 1953, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, खुशी खुशी वेलकम इन बोथ विंग्स ऑफ पाकिस्तान। पढ़ते हैं इसको। द प्रपोजल्स वर रिवाइज इन द लाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म एंड डिसाइडेड अपर हाउस इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल 5 यूनिट। 5 यूनिट्स यू नो, 1 यूनिट इज ईस्ट पाकिस्तान एंड रिमेनिंग 4 यूनिट इज ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, दैट आर 4 प्रोविंसेस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान।
लोअर हाउस मोर रिप्रेजेंटेशन टू ईस्टर्न पार्ट। अब ईस्टर्न पार्ट को मोर रिप्रेजेंटेशन देने का था। ईस्टर्न कौन सा? मशरकी पाकिस्तान, जिसकी आबादी ज़्यादा थी उसकी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होनी थी जी, ये उनके मुताबिक था। वाइल इन जॉइंट सेशन बोथ विंग्स हैड इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जब मुश्तरका इजलास होगा तो दोनों विंग्स की, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान की, बराबर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, अब अपर हाउस में इनके 10 लोग थे और वेस्ट पाकिस्तान के 40। लोअर हाउस में 165 एंड 135, जॉइंट सेक्शन में दोनों के 175 175 इक्वल हो गए। ये मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला और ये इसकी पार्टीशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जरूर मेमोराइज करना है। डिसीजन बाय मेजोरिटी बट इट मस्ट इंक्लूड 30% मेंबर फ्रॉम ईच जोन। अब डिसीजन जो किसी भी लॉ पे होगा, मतलब अगर कोई लॉ बनेगा उसका फैसला लिया जाएगा कि ये बनेगा या नहीं, या किसी भी मसले का जो फैसला लिया जाएगा वो मेजोरिटी के लिया जाएगा, अक्सरियत से। बट इट मस्ट इंक्लूड 30% मेंबर्स, मतलब 30% लोग ज़रूर उसमें होने चाहिए। मतलब इसका ये है कि 30% लोग दोनों हाउसेस के होंगे तो तब मेजोरिटी का डिसीजन एक्सेप्ट किया होगा। ये ना हो कि एक ही हाउस के सारे बंदे एक्सेप्ट कर दें, दूसरे हाउस के ना करें, तो फिर भी मेजोरिटी तो एक ही होगी लेकिन तब नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। 30% मेंबर्स रिक्वायर हैं। Criticism on Muhammad Ali Bogra formula, it suggested some difficult process but mostly it was widely acceptable. कुछ मसाइल इसमें आए थे लेकिन ज़्यादातर इसको कबूल कर लिया गया था। 2 लैंग्वेजेस उर्दू एंड बंगाली वाज अप्रूव्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इंजॉय द नेशनल यूनिटी एज कायदे आजम हैड विश्ड उर्दू एज नेशनल लैंग्वेज। अब उन्होंने कहा कि 2 लैंग्वेज उर्दू और बंगाली को ऑफिशियल लैंग्वेज कर लिया गया था इसमें अप्रूव, जिसने कायदे आजम की जो विश थी नेशनल यूनिटी की उसको इंजेंट किया, उसको ज़ख्मी किया था, उसको नुकसान पहुँचाया था कौमी इत्तेहाद की। कायदे आजम की ख्वाहिश ये थी कि उर्दू नेशनल लैंग्वेज हो। दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट आफ्टर द फार्मूला द वर्क बिगिन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग बिकॉज द डेडलॉक वाज ओवर। क्योंकि डेडलॉक जो बना हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, डेडलॉक ये था कि कोई भी राजी नहीं हो रहा था किसी भी बात पे। अब फर्स्ट बीपीसी रिपोर्ट है उस पर भी ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान दोनों ने क्रिटिसाइज किया, सेकंड पे भी, लेकिन मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला फिर सम हाउ लोग एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने, ऑल्दो दे आर नॉट फुली एक्सेप्टेड इट बट सम हाउ दे रिस्पेक्टेड इट एंड एक्सेप्टेड इट। सो फिर वर्क बिगन हो गया था ऑन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। सीए डेजुलेशन सीए मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली, कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली डेजुलेशन, डेजुलेशन का मतलब होता है ख़त्म हो गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली। कब? इन अक्टूबर 1954 गवर्नर जनरल डिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली दैट वाज चैलेंज इन द सिंध कोर्ट बाय मौलवी तमीज़ुद्दीन। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में, बल्कि आइनी हिस्ट्री में, कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है मौलवी तमीज़ुद्दीन केस। इसको हम डिस्कस करते हैं। द कोर्ट डिक्लेयर द डेजुलेशन इलीगल बट द फेडरल कोर्ट अपहेल्ड द गवर्नर जनरल एक्शन बट asked for setting up an elected constitution assembly। अब हुआ ये कि मौलवी तमीज़ुद्दीन ने सिंध हाई कोर्ट में अपील की कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली है ये नहीं सही काम कर रही और वगैरह वगैरह। वो बहुत से लीगल इशू थे, उसको हमें यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में क्योंकि आपके सिलेबस से उसका कोई लिंक नहीं है। उन्होंने, मौलवी तमीज़ुद्दीन ने ये सिंध हाई कोर्ट में कहा कि ये असम्बली अपने काम प्रॉपरली नहीं कर दी, इसको ख़त्म कर दिया जाए, डिज़ोल्व कर दिया जाए। अब सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि ये नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये इलीगल है, ये जायज़ नहीं है, ये लॉफुल नहीं है, ये इलीगल है। लेकिन अब आपको शायद पता हो या ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सबसे जो कोर्ट है, बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, उससे नीचे जो कोर्ट होती है हाई कोर्ट। अब सारे प्रोविंसेस की अपनी अपनी हाई कोर्ट होती है। अब सिंध की जो हाई कोर्ट थी उसमें ये केस हुआ, अब उसने तो रिजेक्ट कर दिया इसको, केस को, कि डिसोल्यूशन जो है वो इलीगल है, वो नहीं होगी। तो उसके बाद फिर इन्होंने अपील की हाई फेडरल कोर्ट में। फेडरल कोर्ट जो होती है मरकजी कोर्ट, उसमें अपील की तो उसने कहा अपहेल्ड द गवर्नर जनरल एक्शन बट आस्क्ड फॉर सेटिंग अप एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली। गवर्नर जनरल का एक्शन ये था कि असम्बली डिसॉल्व कर दी जाए, असम्बली को ख़त्म कर दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली, कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली वो असम्बली थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनी थी, उसको ख़त्म करने का जो एक्शन गवर्नर जनरल का था वो फेडरल कोर्ट ने उस पर एग्री किया। फिर उन्होंने कहा कि दोबारा से नई इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली बनाई जाए। अब ये बात आपने जरूर याद रखनी है कि पहले मौलवी तमीज़ुद्दीन ने सिंध हाई कोर्ट में कहा था, सिंध हाई कोर्ट में उसको इलीगल डिक्लेयर किया था, लेकिन फेडरल कोर्ट ने जो है वो इसको डिसॉल्व किया था। ये फेडरल कोर्ट का फैसला था कि असम्बली शुड बी डिसॉल्व एंड हेल्ड द एक्शन ऑफ गवर्नर जनरल। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली अब पहली डिसॉल्व होगी, खत्म होगी, दूसरी बनी जून जुलाई 1955। गुलाम मोहम्मद called a convention on May 10, 1955. All its members were to be elected indirectly by the provincial assemblies. In this way, the second constituent assembly came into existence. गुलाम मोहम्मद जो थे ये गवर्नर जनरल थे,
सॉरी, गुलाम मोहम्मद वाज आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने क्या कहा था, May 10 1955 में मेंबर्स इलेक्ट किए थे डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, प्रोविंशियल असेंबलीज के अपनी जो सूबाई असम्बली थी उनके मेंबर इलेक्ट हुए थे, और फिर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी थी। वन यूनिट स्कीम अक्टूबर 1955 में आई थी। इसमें यह था कि जो वेस्ट पाकिस्तान है उसके जो 4 यूनिट्स हैं, मतलब 4 प्रोविंसेस हैं, उनको मिला के अमलगमेट करके 1 यूनिट, 1 यूनिट बना दिया जाए, ताकि वो भी 1 यूनिट हो और ईस्ट पाकिस्तान तो आगे 1 यूनिट है और फिर मसला क्रिएट ना हो। द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस इन द वेस्ट पाकिस्तान हैज़ कॉम्प्लिकेटेड द इशू ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इट वाज हैंडल्ड बाय यूनाइटिंग ऑल द वेस्ट पाकिस्तान यूनिट्स इनटू वन यूनिट October 13 1955। Now both the parts had become 2 units and could be addressed equally. I think I hope आपको समझ आ गया होगा कि वही बात है कि वेस्ट पाकिस्तान के सारे के सूबे मिला के 1 यूनिट बना दिया जाए, ताकि दोनों के दोनों जो मुल्क के 2 पार्ट्स हैं, एक वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान, वो 2 यूनिट्स ही बने, ना कि 5 यूनिट बने, और असम्बली आसानी से लिए जा सकें लोग। Constitution making 1 unit scheme helped the task of constitution making to accomplish successfully। अब वन यूनिट स्कीम ने, ज़ाहिर अब 2 लोग हो गए थे, 2 यूनिट हो गए थे टोटली, उसने थोड़ा आसानी की, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के थोड़े मसाइल कम हुए और हेल्प हुई कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। द प्रीवियस कमेटीज रिपोर्ट्स हेल्प द न्यू असेंबली that completed its work and presented in the second constitution assembly on January 1956। अब जो प्रीवियस कमेटी, पहली कमेटी की जो रिपोर्ट थी, फर्स्ट बीपीसी सेकंड बीपीसी रिपोर्ट्स, उसने भी इसकी मदद की नई असम्बली की, कि ज़ाहिर है उसमें जो लैक्स थे, वो फ्लॉज थे, वो इसमें नहीं होने चाहिए थे, उसकी ने भी मदद की और इन्होंने अपना काम कंप्लीट किया और अपनी रिपोर्ट 19 जनवरी 1956 को पेश की। इट विद सर्टन अमेंडमेंट्स वाज अप्रूव्ड। सर्टन अमेंडमेंट्स, कुछ तब्दीलियों के साथ इसको अप्रूव कर लिया गया, कबूल कर लिया गया ऑन जनवरी 29 1956, 29 जनवरी 1956 को, एंड इन्फोर्स्ड ऑन मार्च 23। विद दिस पाकिस्तान हैंड बिकम एन इस्लामिक रिपब्लिक। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि अप्रूव कब हुई थी ये कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली की, सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली की जो रिपोर्ट थी 9 जनवरी 1956 को जो प्रेजेंट हुई थी, ये प्रेजेंटेड, अप्रूव कब हुई थी 29 जनवरी 1956 को, और इम्प्लीमेंट इन्फोर्स कब हुई थी 23 मार्च को। अप्रूव और इन्फोर्स में अपने डिफरेंस आ रहा है। अप्रूव का मतलब है कबूल हुई थी, इन्फोर्स का मतलब है लागू हुई थी, जब इसको बाकायदा एक इम्प्लीमेंट कर दिया गया था 23 जनवरी को 1956 में। इस तरह पाकिस्तान को उसका पहला कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली मिल गया था 1956 का, और पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक बन गया था, क्योंकि उसके में इसका नाम पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था। दैट्स फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।